भारत में जो महिलाओं की स्थिति वर्तमान में है वह शायद ही पहले कभी रही होगी, शायद ही। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को जितनी स्वतंत्रताएं आज हैं, जितने हक अधिकार आज हैं, जितनी समानता आज है, वह पहले कभी रही थी। आप कहने को कुछ भी कहें, लेकिन वर्तमान स्थिति ही उनके लिए सबसे बेहतर है। हर चीज़ में उन्हें समानता है और अगर समानता नहीं मिलती है तो वह न्यायालय जा कर के उसे छीन सकती हैं। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि भारतीय संविधान में महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं। ना तो उन्हें सामाजिक अधिकार थे, ना राजनीतिक, ना आर्थिक और ना ही धार्मिक। हमेशा से ही पुरुषों द्वारा महिलाएं छली गईं, उनका शोषण किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। इसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे आप देवदासी प्रथा को ही ले लीजिए, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं, बालिका शिशु हत्या, बाल विवाह, बहुपत्नीत्ववाद, ऐसी ही तमाम कुप्रथाएं। ना तो उन्हें कभी बराबरी का दर्जा मिल पाया और ना ही कभी उन्हें मंदिरों में प्रवेश मिल पाया। और 26 जनवरी सन 1950 जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से भारत पर लागू हुआ, तब कहीं जाकर उन्हें इन सब से मुक्ति मिली। संविधान द्वारा सभी वर्गों, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के एवं सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करके उन्हें समान स्थिति में लाने का प्रयास किया गया। संविधान न केवल महिलाओं को समानता के अधिकार देता है, बल्कि उन्हें सशक्त करने के भी प्रावधान करता है। दोस्तों, 19वीं सदी में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महान समाज सुधारकों ने महिलाओं में शिक्षा एवं उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा कानून बनाकर खत्म कर दी और 1833 में शिशु हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाई। 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी, पेरियार और सावरकर जैसे महान समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा के साथ साथ उनकी उन्नति की जोरदार वकालत की और कहा कि उन्हें समानता का अधिकार है, उन्हें शिक्षा का अधिकार है, उन्हें धन संपदा का अधिकार है। तो संविधान में कौन कौन से बराबरी के अधिकार दिए गए हैं, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात सभी स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से की गई है। कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के बाद महिलाओं के लिए दूसरा प्रमुख उपबंध है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं। इन मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार समता का अधिकार। समता का अधिकार सभी स्त्री व पुरुषों को समान रूप से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण करेगा। और दूसरा है धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग और जाति के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। इसे अनुच्छेद 15 में बताया गया है। और तीसरा है महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो विशेष उपबंध बनाने के लिए मना किया गया है कि किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाता, लेकिन जहाँ महिलाओं की बात आती है स्पेशल रूप से, वहाँ पर राज्य को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 15(3) में कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, विशेष कानून, विशेष नियम बना सकता है। और चौथा मूल अधिकार है लोक नियोजन में अवसर की समता। ये नहीं कहा जाएगा कि आप महिला हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। महिला और पुरुष समान रूप से क्षमता रखें। पांचवा है जीवन का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 में बताया गया है और कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, समान रूप से जीवन का अधिकार। और छठवां मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बाध्य नहीं कर सकता किसी भी काम को करने के लिए। वह स्वतंत्र है, वह जो चाहे वो कर सकती है। उसका कोई भी अगर शोषण करेगा तो उसे न्यायालय दंडित करेगा। अब हम लोग चलते हैं नीति निर्देशक तत्वों पर कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रावधान उपबंध करते हैं। नीति निर्देशक तत्व
भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला नीति निर्देशक तत्व कहता है कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा जो सभी स्त्री और पुरुषों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करे। दूसरा, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रसूति महिलाएं अर्थात जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। उनके छुट्टी की व्यवस्था क्या होगी और छुट्टी के दौरान उन्हें सैलरी दी जाएगी, ये प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया है। इसके बाद तीसरा, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। और चौथा, कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जिसे पहले अब मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया है और राज्य के ऊपर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह सभी नागरिकों, जिसमें महिला या पुरुष हो, को कक्षा 8 तक निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और पांचवा, अनुच्छेद 38 सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात करता है कि स्त्री और पुरुषों के लिए उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। तो ये तो हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो महिलाओं को बल प्रदान करते हैं, उन्हें अधिकार प्रदान करते हैं। अब संविधान में जो अगला उपबंध महिलाओं के लिए किया गया है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है स्त्रियों का सम्मान सभी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य होगा। इसे अनुच्छेद 51 का में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह स्त्रियों का सम्मान करें। इसके साथ साथ दोस्तों अन्य उपबंध भी हैं जो संविधान में महिलाओं के लिए किए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 243 घ और अनुच्छेद 243 न, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन था। इसमें महिलाओं को पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि 1/3 सीटों पर उनका अधिकार है और यह अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1999 बनाया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं और कौन कौन से अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।